नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ऋषिकेश, एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा सीएम धामी को मित्र की जमकर तारीफ, वहीं मंत्री धन सिंह रावत को दी जन्मदिन की बधाई। चारा घोटाला मामले में मुख्य सचिव को जांच पूरी करने के मिले निर्देश। हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का होगा रिटेंडर। किसानों के साथ कांग्रेस ने मोदी के उत्तराखंड आगमन का किया विरोध, पीएम मोदी गो बैक के लगाए नारे। प्रधानमंत्री केयर फंड में 10 लाख रुपए देने वाली देवकी देवी हुई कांग्रेस में शामिल। प्रथम नवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में प्रातः काल के समय से मनसा देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। नवरात्रि के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सभी 9 देवियों की शक्तियों का वास होता है और सभी भक्तगण माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। फल फ्रूट जो भी व्रत का सामान होता है उसी प्रकार से फल लेके आना है, मिठाइयाँ व्रत वाली लेके आनी है, माला फूल सुगंधित अगरबत्ती द्वारा माँ का श्रृंगार किया जाता है। धूप सुगंधित धूप से माँ का श्रृंगार माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की स्तुति गान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ द्वारा माँ का पाठ पूजा करना चाहिए। ने समाप्त कर दिया है लगभग, अब वो अंतिम क्षण में है। भगवान की भगवती की इतनी कृपा है कि भक्तों को इसका कोई प्रभाव नहीं, भक्तों में बहुत उत्साह है और भीड़ बहुत अच्छी भीड़ चल रही है। आप सभी को जय माता दी। मैं रीनू सिंगल, मैं खड़खड़ी से आई हूँ। हम हर बार यहाँ नवरात्रों में माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। आज नवरात्रि का पहला नवरात्रि पे ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन करके जीवन का कृतार्थ किया। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और हम अगर कभी किसी कारण से ना भी आ पाएँ तो भी बस चाहे कैसे भी हो, बस आना ज़रूर है। सारे काम का छोड़ के बस यहाँ पर आ जाते हैं और बस माँ के जीवन दर्शन कर लेते हैं और अच्छा लगता है। वैसे तो सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, पर फिर भी सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बस माँ के ऊपर भरोसा है, माँ सब अच्छा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा रहा, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में 1000 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। जिसके अलावा देश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्थापित करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। जनपद रुद्रप्रयाग में कल प्रमुख प्रदीप प्रसाद थपलियाल द्वारा पूर्वी बांगर की समस्याओं के लिए क्षेत्र भ्रमण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मथिया गांव में महिला मंगल दल द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। जिसमें ग्राम पंचायत मथिया गांव में ऋतु नेगी पूर्वी बांगर की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए प्रमुख के सामने अपनी बातों को रखा गया, जिसमें सड़क की बुरी स्थिति जिसके चलते गर्भवती महिलाओं और बीमार आदमी को ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रदीप थपलियाल को ज्ञापन सौंपा। चेंज नहीं हो सकती है, तो मुझे लगता है पहले हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे, तो इन महिलाओं को सबसे पहले आगे आना होगा, क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रहने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि इतने सारे पुरुषों ने बोला, पर किसी महिला ने अभी तक यहाँ पे खुद से आने की कोशिश नहीं की। तो सर, मैं पहले चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ कार्यक्रम करवाएं जिससे महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी आवाज को आगे बुलंद करें। और मेरा मानना है सर कि यहाँ जो सड़क की सुविधा है, तो इतनी बुरी दुर्दशा है उस सड़क की कि यहाँ अगर कोई गर्भवती महिला है तो अगर उसे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उसकी तो आधी हालत खराब रोड पे ही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको इस समस्या का सबसे पहले हल ढूंढना होगा। कल उत्तराखंड ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड को उत्तराखंड ऑप्टोमेट्रिक सेवा नियमावली 2020 में संशोधन संबंधी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यूओए अध्यक्ष प्रदीप पंवार और सचिव आनंद देव की अगुवाई में शिष्टमंडल ने शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत स्नातक धारक के साथ साथ डिप्लोमाधारी ऑप्टोमेट्रिक्स को भी अन्य संवर्ग के समान अवसर प्राप्त हो, ताकि डिप्लोमा धारक लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके। उक्त ज्ञापन पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया है। आज दिनांक 6/10/2021 को उत्तराखंड ऑप्टोमेट्रिक सेवा नियमावली 2020 के संशोधन के संबंध में हम सभी साथी एकत्र हुए, जिसमें हमारी मुख्य मांग यह थी
जो शैक्षिक अर्हता है उसको केवल बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कर दिया गया है, जबकि हम लोगों की मांग है कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री भी साथ ही साथ होना चाहिए ताकि समान अवसर मिल सके डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री को भी और बैचलर इन ऑप्टोमेट्री को। रीज़न इज़ दैट हमारे जो पैरामेडिकल अन्य संवर्ग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, वहाँ पे समान अवसर दोनों डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी दोनों को ही प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में महानिदेशालय में DG हेल्थ को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या और पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोईवाला में एक बार फिर से प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। मोदी दौरे का विरोध करते हुए किसानों के साथ कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी तमाम सवालों को खड़े करती है। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के अन्नदाता की सुध न लेकर भारत सरकार जहां हठधर्मिता पर अड़ी है, तो वहीं 3 काले कृषि कानून को लागू कर किसानों का शोषण कर रही है। नाराज किसानों ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और गुब्बारे आकाश में छोड़कर मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध कर अपना रोष प्रकट किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है, साथ ही साथ हमारे करनाल में SDM ने सीधे सीधे लाठी डंडा गोली मारने के आदेश दिए थे। उसके बाद किसानों को बार बार मारा जा रहा है। किसानों को बेदर्दी से, पिछले आपने देखा हुआ वीडियो चल रहा है, उसमें कुचलते हुए किसानों को, पिछले निहत्ते किसान थे जो कुचला गया उनको, उसके विरोध में मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड देवभूमि है और इन्होंने एक भी बार बार आंसू बहाते मोदी जी, लेकिन हमारे किसानों के लिए एक शब्द नहीं टूटा इनसे। आज वो उत्तराखंड में हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, काला झंडा दिखाते हैं और ऐसे नेता जिन्होंने हत्या की किसानों को, उन्हें फांसी की सजा की मांग करते हैं और 3 काले जो कानून है वो वापस किए जाए। प्रधानमंत्री केयर फंड में जीवन भर की जमा पूंजी 10 लाख देने वाली देवकी भंडारी ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देवकी भंडारी कोविड काल में उस वक्त सुर्खियों में रही थी जब उन्होंने अपनी जमा पूंजी PM केयर फंड में दे दी थी। सोमवार को पोखरी ब्लॉक के कांडा गांव में आयोजित समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की मौजूदगी में देवकी कांग्रेस में शामिल हुई है। मंगलवार को किच्छा कोतवाली पुलिस द्वारा दरू चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर स्मैक तस्कर फाजिल खान को दर दबोचा। अभियुक्त फाजिल खान के कब्जे से 21.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त फाजिल खान को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली किच्छा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंशियारी के नए उप जिलाधिकारी बने भगत सिंह फोनिया मंगलवार को मुंशियारी पहुंचे। उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया ने अपने पदभार संभाला। आपको बता दें कि बीते लगभग कई माह से मुंशियारी में स्थायी उप जिलाधिकारी की तैनाती नहीं थी, जिसमें स्थायी उप जिलाधिकारी न होने से मुंशियारी वासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भगवानपुर के चौली शाहबुद्दीनपुर गांव में ड्रग विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 मेडिकल के लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि एक को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र में काफी दिनों से ड्रग विभाग को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर ड्रग विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था और जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत भगवानपुर के चौली शाहबुद्दीनपुर और भगवानपुर में मेडिकल स्टोर की जांच की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर 4 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए गए, साथ ही एक को नोटिस जारी किया गया। आदरणीय आयुक्त महोदय FDA देहरादून के निर्देशों के क्रम में औषधि नियंत्रक महोदय ने हमें आदेशित किया था कि रुड़की और जनपद हरिद्वार में जो भी निर्माता फर्में हैं और जो विक्रय संस्थान हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में हम पूरी टीम गठित हुई है, जिसमें औषधि निरीक्षक अनिता भारती हरिद्वार से, मैं मानिंदर सिंह राणा औषधि निरीक्षक रुड़की से और डॉक्टर सुधीर कुमार उधम सिंह नगर से वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, एवं हमारी विजिलेंस विंग जिसमें जगदीश रतोड़ी जी हैं, संजय सिंह जी हैं और योगेंद्र सिंह जी। तो टीम गठित की गई थी औषधि नियंत्रक महोदय द्वारा और उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। 6 दुकानों में निरीक्षण किया था, जिनमें से 5 दुकानों पे हमने जो है सेल परचेज पे रोक लगा दी है औषधि अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत, और तत्काल बिक्री पे रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है। ऐसा मेरे संज्ञान में आया नहीं है। अभी आपने बताया तो इस चीज़ पर हम लोग जो है आगे भी कार्य करते रहेंगे।
विकासखंड मुनस्यारी का गौरीपाड़ क्षेत्र, जिसकी आबादी लगभग 5000 से अधिक है, आए दिन गौरीपाड़ क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति बदहाल होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते 6 माह से भी अधिक समय से बंद पड़ी मडगोड गौरीपाड़ क्षेत्र को जोड़ने वाली PWD की मुख्य सड़क को खोलने की मांग को लेकर गौरीपाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय मुनस्यारी में पहुंचकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह बोथियाल के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपजिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए PWD विभाग के अधिकारियों से फोन कॉल पर वार्ता करते हुए 3-4 दिन के अंदर गौरीपाड़ क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क खोलकर सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा मल्लीताल स्थित बड़ा बाजार में आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड राज्य की जनता से किए गए वादे रोजगार गारंटी के तहत कैंप लगाकर नगर के युवक युवतियों को इस योजना से जोड़ने और उनका पंजीकरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के सैकड़ों युवक युवतियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया गया। उत्तरकाशी में विकास उत्सव के जरिए सीमावर्ती गाँव गुलजार होंगे, स्थानीय संस्कृति से पर्यटक रूबरू होंगे। आगामी 17 और 18 अक्टूबर को हर्षिल में पुलिस और जिला प्रशासन के सौजन्य से विकास उत्सव मेला आयोजित होगा। बुधवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विकास उत्सव की तैयारियों को लेकर जिला सभागार में बैठक हुई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई का अभियान चलाया गया, साथ ही गोलावार फीडर नहर कॉल टैक्स से नहर की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई। अधिशासी अभियंता सिंचाई तरुण बंसल ने बताया कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल के निर्देशों पर वर्षा काल से पूर्व हल्द्वानी की नहरों की सफाई कराई गई थी, ताकि पानी की बराबर निकासी हो और काश्तकारों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। अब वर्षा काल समाप्त के उपरांत नहरों की सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय किसानों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वर्षा काल में नहरों में आए मलबा, कूड़ा करकट आदि की सफाई और झाड़ी कटान का उचित समय है। डोसर्च कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के इंजीनियरों के द्वारा देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया गया था। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कोविड काल के बाद भी तैयार कर जहां उत्तराखंड के एयरपोर्ट को बेहद आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर आकर्षक रूप दिया है, तो वहीं इस टर्मिनल बिल्डिंग की खूबसूरती देश विदेश के हवाई यात्रियों को अपनी ओर भी आकर्षित करने में कामयाब होगी। इसमें है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी उसी तरीके से सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। यहाँ पे लोगों को डायरेक्ट प्लेन में बैठने की सुविधा दी गई है। यहाँ पे जैसे कि एक आप मॉल में जाते हो तो आपको खाने पीने की सुविधा रहती है, शॉपिंग करने की सुविधा रहती है, तो यहाँ पे वो भी बढ़ाया गया है। तो लोग जब भी अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे या प्लेन के बैठने के इंतज़ार में, तभी वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाउंज भी दिया हुआ है, आप लाउंज में बैठ के आराम से ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पेस है, जो जगह है, वो काफ़ी बड़ी बनाई गई है। उनसे लोगों को जो स्पेस मिलेगा, लोगों को जो सुविधा मिलेगी, वो काफ़ी। हम लोग डॉर्स कंसल्ट ग्रुप करके कंसल्टेंट है। हम लोग आर्किटेक्ट एज वेल एज पूरा जो सर्विसेज है ये हम लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन करी हुई है। जो कंसेप्ट है ये हमारे जो आर्किटेक्ट है टिम स्नाइडर और मैनुअल गोइचे, इन्होंने ये कंसेप्ट डिज़ाइन किया हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसके लिए सर्विसेज और जो सब सारी चीज़ें डिज़ाइन करी हुई है। तो ये जो है ये एक यूनिक एयरपोर्ट है। आपने देखा होगा कि ये जो सर्विस एरियाज़ में जो कटआउट्स है उसमें से जो ब्रह्म कमल से प्रभावित जो फीचर कॉलम निकल के आ रही है, जो उत्तराखंड के जो आर्ट वर्क हमने बनाया है, और जो सुविधाएं है, संस्कृति है जो उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर सिटी साइड में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे तिब्बती एक कल्चर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है देहरादून में। और वहाँ पे जैसे मिंदोलिंग मोनास्ट्री में है, अपना जो सिटी साइड में पैसेंजर जो भी आएंगे सबसे पहले उनको जो उनका व्हील रहता है घुमाते हैं जैसे, तो वो बेसिकली वो उनको उस तरीके का फील मिलेगा। उसके अलावा बेसिकली फैसिलिटी में पूरा का पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल पैसेंजर कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है। और उसके अलावा पर्यावरण के अनुरूप ये बिल्डिंग ग्रेहा 4 रेटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिसमें ऊर्जा। देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक
और डोईवाला के जो विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो यहाँ पर इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। तो 8 तारीख को एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर तमाम तरह की खूबियाँ हैं, उत्तराखंड का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, जहाँ देश विदेश के पर्यटकों को लुभाएगी, तो वहीं आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। तो हम कह सकते हैं ये 8 अक्टूबर को एक बड़ी योजना का लाभ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। राजकुमार अग्रवाल, पहाड़ टीवी, डोईवाला। जनपद नैनीताल में जनता दरबार में फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी इलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने अधिकारियों को जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करने के निर्देश दिए। नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्वयंसेवियों द्वारा वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाकर शहरों, नदी के तटों, स्कूलों और गांवों को गंदगी मुक्त किया जा रहा है। अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र के विजयनगर क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के तट और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें युवा स्वयंसेवियों के साथ ही कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया और सभी ने आसपास फेंके पॉलिथीन कचरे को एकत्रित किया। आज हम एक खास कार्यक्रम में हैं और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये ड्रीम अभियान भी है, प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। और अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो स्वच्छता बेहद जरूरी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में एक स्वच्छता को लेकर एक स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। और आज हम हैं महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में, स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले के विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। और आज अगस्त्यमुनि में यहाँ पे महाविद्यालय के साथ ही यहाँ पे कस्बों में जो नदी के किनारे वहाँ पे जो सूखा कूड़ा करकट होता है उसको एकत्रित किया गया है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बैग्स रखे हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत सारे बैग्स यहाँ पे हैं। और आज यह कूड़ा इकट्ठा किया गया है जो कि नदी के किनारे या बस्तियों में जहाँ भी जो प्लास्टिक का कूड़ा है, तमाम प्रकार का सूखा कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को यह भी जागरूक किया जा रहा है, यह भी संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छता बेहद जरूरी है, आप स्वच्छ रहें, अपने परिवेश को साफ रखें। और इसी को लेकर आज हम स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में हैं। आप नेहरू युवा केंद्र का ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज के तमाम स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी अभी बात करेंगे। स्वयं सेवी हैं नेहरू केंद्र के, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाविद्यालय की प्राचार्य यहाँ पे हैं। मैम, आप बता दीजिए, आज बहुत ही बड़ा अभियान है, पीएम मोदी का ड्रीम अभियान है ये, तो कैसा लग रहा है आपको? और ये स्वच्छता के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जागरूक करना? ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, ये जन जागरूकता अभियान स्वच्छता के प्रति एक तो चलाया था महात्मा गांधी जी ने, और दूसरा अब चल रहा है माननीय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और कोविड काल में इसकी जो अनिवार्यता है, स्वच्छता की अनिवार्यता, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। से बात करेंगे सर, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लगभग सभी जानते हैं देश में, लेकिन क्या कार्यक्रम अभी यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आपके द्वारा चलाया? ये पहले तो मैं कार्यक्रम की थोड़ा भूमिका बता दूँ। 1 से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम है और ये भारत के पूरे जो 577 जिले हैं उनमें चलाया जाएगा और 6 लाख गाँव में चलाया जाएगा MYKS के माध्यम से। इसमें जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो 75वीं वर्षगांठ चल रही है, इसमें जो हमारा टारगेट है वो 75 लाख किलो का टारगेट है। और जो हमारे पास कल डाटा था ऑल ओवर इंडिया, तो हम 12 लाख किलो कूड़ा प्लास्टिक अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग में जो हमारे स्वयंसेवक हैं, यूथ क्लब्स हैं, वो अपने अपने गांव में जो प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे NSS वाले भी हैं, वो भी अपने अपने विद्यालयों में प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी जो एंड डेट पे हम एक कूड़ा डाटा देंगे कि कितना हमने कूड़ा अब तक इकट्ठा कर लिया है। धन्यवाद सर। यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र स्वयं सेवी हैं, उनसे बात करेंगे आप। और ये भी इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि उनसे भी जानना जरूर, लगातार वो भी प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि इतना प्रयास हो रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के जो यहाँ पे स्वयं सेवी है, इसके साथ ही जो यहाँ पे कॉलेज के बच्चे, उनसे बात करें। भैया बता दें, कैसा अनुभव रहता है आपको जब सफाई करते हैं, इतने बड़े महत्वपूर्ण अभियान में आप हिस्सादारी करते हैं? सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि लोगों की, समाज की सेवा करना और
स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। और जब भी हम कहीं से वो प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा जब हम उठा रहे हैं तो अपने आप को एक संतुष्टि मिल रही है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे एनएसएस के बच्चे भी यहाँ पे शायद उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि एनएसएस के बच्चे भी काफ़ी तमाम जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है आज नेहरू युवा केंद्र के साथ आपने सफाई? वैसे तो आप तमाम कार्यक्रमों में, आप गतिविधियों में आप रहते हैं, लेकिन आज जो स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? क्या अपील करेंगे और साथी? बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये कहाँ सफाई परिसर में, परिसर में और बारह क्या घर गाँव में भी लोगों को जागरूक करोगे? थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेहरू युवा केंद्र का जो महत्वपूर्ण कार्य करें यहाँ पे स्वच्छता अभियान का लगातार जिस तरीके से अभी जो नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में हमारे द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत स्वच्छ अभियान, तो कहीं ना कहीं गति देने का काम किया जा रहा है। और इस तरीके से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जरूर स्वच्छता की दर है उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी और इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में और ज़्यादा जागरूकता फैलेगी। कैमरामैन मयंक राणा के साथ में संदीप भट्टूटी, अगस्त। राज्य में खेलों का वातावरण सृजित करने, युवाओं का खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करने और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के दृष्टिगत युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल महाकुंभ 2021 का आयोजन किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर बुधवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर मुख्य अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि इस वर्ष खेल महाकुंभ 2021 के अंतर्गत अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग की बालक बालिकाओं की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट की योजना के तहत प्री टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में अभी कुछ बिंदुओं पर संशोधन होना है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। गौरतलब है कि हल्द्वानी केंद्रा नगर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन कई शहरों का लाखों टन कूड़ा फेंका जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट में द्वाराहाट में भाजपा के विधायक महेश नेगी का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराने को लेकर देहरादून जिला हाईकोर्ट के आदेश पर रोक 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब विधायक की याचिका पर 26 अक्टूबर को पीड़िता की याचिका के साथ सुनवाई होगी। पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच का पूरा रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।